Illustration number 28. XYZ Limited is a company incorporated in India. ये एक इंडियन कंपनी है जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है. It provides Indian rupees 10 lakh interest free loan to its wholly owned इंडियन सब्सिडरी ABC. यानी कि इसने अपने एक सब्सिडरी कंपनी ABC को 10,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है बिना कोई इंटरेस्ट का. देयर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी कि जब वो लोन दिया तो कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह नहीं था. ऑब्वियसली हम अपने सब्सिडरी को कुछ पैसा दे रहे हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं था. हाउ शुड द लोन बी अकाउंटेड फॉर इन द इंडियाज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ XYZ ABC एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ग्रुप. यानी कि बोल रहा है ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये जो लोन है, ये इंड एस के अकॉर्डिंग, यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो इंड एस है 109 उसके अकॉर्डिंग इसका हम मेजरमेंट अकाउंटिंग कैसे करेंगे. कंसीडर द फॉलोइंग केस सिनेरियो, यानी कि ये 3 केस सिनेरियो दिया हुआ है. पहला, लोन इज रिपेएबल ऑन डिमांड, यानी कि जब डिमांड करेगा तभी उसे पे करना पड़ेगा. यानी कि एक्स लिमिटेड जब बोलेगा कि हमें पैसा वापस करो तब उसके सब्सिडरी को ABC को वापस करना पड़ेगा. द लोन इज रिपेएबल आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल के बाद लोन रिपे होगा. द करेंट मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर सिमिलर लोन इज 10% पर एनम फॉर बोथ होल्डिंग एंड सब्सिडरी. यानी कि यदि यही लोन मार्केट से लेने के लिए जाए या मार्केट में देने के लिए जाए तो उस पर 10% का इंटरेस्ट अर्न किया जा सकता है. द लोन इज रिपेएबल व्हेन ABC हैज़ फंड टू रिपे द लोन. ये बोल रहा है कि ये लोन का पेमेंट तब होगा जब ABC के पास फंड होगा तब. यानी कि इसमें XYZ लिमिटेड उसको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि तुम मुझे पैसा दो ही, या इतने कोई टाइम फिक्स नहीं है. जब इसके पास पैसा होगा, इसका मर्जी होगा, मर्जी क्या, इसके पास जब फंड अवेलेबल होगा तब इसको पे करेगा. तो हम इसे तीनों सिनेरियोज में इसको देखेंगे और कैसे अकाउंटिंग करेंगे ये देखते हैं. देखो इलस्ट्रेशन नंबर 28. इलस्ट्रेशन नंबर 28 है. इसमें क्या हो रहा है, पहला जो सिनेरियो है उसमें है ऑन डिमांड. लोन इज रिपेएबल ऑन डिमांड, यानी कि ऑन डिमांड पे किया जा रहा है. तो ऑन डिमांड, और हमें पूछा गया है कि दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे एंट्री होगा, क्या एंट्री होगा. पहला कौन सा है, XYZ होल्डिंग कंपनी जो अपने सब्सिडरी ABC लिमिटेड को लोन दे रहा है. इसके बुक्स में क्या एंट्री होगा. सपोज मैं XYZ लिमिटेड हूँ, आप मेरे होल्डिंग हो, सॉरी आप मेरे सब्सिडरी हो. मैं आपको 10 लाख रुपीज़ का लोन दे रहा हूँ और रिपेएबल ऑन डिमांड मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब मैं ये पैसा दूंगा तब आप मुझे ये वापस कर देना. होता है ना कि कई बार अपने दोस्त में आपके पास पैसा होता है, उसे ज़रूरत होती है तो आप उसे पैसा दे देते हो, लेकिन बोलते हो कि भाई देखो अभी मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ लेकिन जब मैं तुमसे मांगूँ तब तुम्हें वापस करना पड़ेगा. तो इस केस में XYZ लिमिटेड और ये क्या एंट्री करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्या एंट्री करेगा, ये क्या एंट्री करेगा, जब ये लोन देगा तो क्या एंट्री करेगा. इसके बैंक से पैसा जाएगा तो ये बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा. कितने से, 10 लाख रुपीज़ का लोन दे रहा है तो 10 लाख रुपीज़ करेगा. और ABC यानी सब्सिडरी के बैंक में पैसा आएगा तो ये बैंक अकाउंट डेबिट करेगा. कितने से, 10 लाख रुपीज़ से. अब देखो ये क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए जो इंड एस है 109 वो क्या बोलता है कि हम अपने फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटी को इनिशियली फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हैं. यानी कि उसका फेयर वैल्यू क्या है,
अब ये देखो, अब ने हमने जो अपने सब्सिडरी को लोन दिया है उस 10,000 रुपीज़ का, उसका आज के डेट में फेयर वैल्यू क्या होगा? मैंने उसे बोला है ऑन डिमांड पे करने के लिए, जब मैं मांगूंगा तब उसे पे करना पड़ेगा। हो सकता है कि आज सुबह में मैंने दिया और शाम को मुझे ज़रूरत हो गई तो शाम में मुझे वो पैसा वापस कर देगा। ऑन डिमांड, कभी भी वो मैं पैसा मांग सकता हूँ उससे। तो इस सिचुएशन में उसका फेयर वैल्यू वही होता है जो हमने कंसिडरेशन उसे नॉमिनल वैल्यू हमने उसे पे किया है। हाँ, ये जो वैल्यू हमने पे किया है वो उसी को हम मानेंगे उस डेट का फेयर वैल्यू इनिशियली। तो यहां पे क्या लिखेंगे? लोन टू ABC लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना से? 10 लाख रुपीज से। ये क्या है? ये फाइनेंशियल एसेट्स है, XYZ लिमिटेड के लिए फाइनेंशियल एसेट्स है। अब ये क्या रिकॉग्नाइज करेगा? ये लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेगा टू लोन फ्रॉम XYZ लिमिटेड, कितने से? 10 लाख रुपीज से। चूंकि इसने 10 लाख रुपीज का लोन रिसीव किया, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा इसके लिए। और ऑन डिमांड है, ये ऑन डिमांड रिपेएबल है, इसलिए उसका फेयर वैल्यू हमने कितना माना? जितना हमने एक्चुअल में पे किया था वही, यही जो है 10 लाख रुपीज ही फेयर वैल्यू उसका हो गया। फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब सोचो, जब हम इससे पैसा मांगेंगे तभी ये हमें वापस दे देगा। तो ये जब हमें पैसा देगा तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? इसके बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज आ जाएगा। यानी कि हमने अपने दोस्त को जो पैसा दिया था वो हमें पैसा वापस करेगा तो हमारे बैंक में तो पैसा आएगा, तो वो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। और हमारे दोस्त के पॉकेट से, यानी कि सब्सिडरी के पॉकेट से पैसा निकलेगा तो उसका बैंक अकाउंट खाली होगा, तो उसके बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने से? 10 लाख से, क्योंकि उसने 10 लाख रुपीज़ पे किया है। अब हमने जो लोन जो दिया था उसको डेबिट जब किया था उसे हम क्या करेंगे? अब क्रेडिट करेंगे, उसे हटाएंगे। टू लोन टू ABC लिमिटेड, यानी कि ये जो हमारा फाइनेंशियल एसेट्स था उसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें ये पैसा मिल गया है और इसने चूंकि अपना ये जो लायबिलिटी रिकॉग्नाइज किया था इसका पेमेंट कर दिया है, तो अब इसे ये हटाएगा। लोन फ्रॉम XYZ फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज़ का। यहाँ पे तो कोई झंझट ही नहीं था, ये ऑन डिमांड बहुत ही सिंपल था। ऑन डिमांड जब था तो सिंपल सा, जब हम पे करेंगे तो इनिशियली डेट पे हम उसे उतना ही, जितना हमने पे किया है या जितना हमने रिसीव किया है उसे हम फाइनेंशियल लायबिलिटी मानेंगे, और जितना हमने पे किया है उसे ही हम फेयर वैल्यू मान लेंगे उस डेट का। यानी कि 10 लाख को ही हम उस डेट का फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी मानेंगे, और इसे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी पे इनिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे। और जब हमारा पेमेंट आ जाएगा तो हम उसे रिवर्स कर देंगे, और ये भी सब्सिडरी भी अपने बुक्स में उसका एंट्री को रिवर्स कर देगा। तो पहला केस हमारा कंप्लीट हो गया, पहला सिनेरियो हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है? द लोन इज रिपेएबल आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल के बाद लोन का रिपेमेंट हो रहा है, और जिस पे करेंट मार्केट प्राइस 10% पर एनम है। ये देखो सेकंड केस सिनेरियो। सेकंड केस में क्या हो रहा है? ये 0th ईयर है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। यहाँ पे क्या हो रहा है? लोन का पेमेंट जो हो रहा है ना, थर्ड ईयर में हो रहा है। अभी इनिशियली हमने हमारे पॉकेट से कितना गया होगा? 10 लाख रुपीज़ आउटफ्लो हुआ। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में हमें थर्ड ईयर में इसका प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख रुपीज़ मिल जाएगा। ये इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि XYZ लिमिटेड जो अपने ABC को, सब्सिडरी को जो लोन दे रहा है वो इंटरेस्ट फ्री लोन है, यानी उस पर तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। तो हम ये देखेंगे, ये जो हमें कैश फ्लो हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, कैश इनफ्लो होगा, उसका आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और वही प्रेजेंट वैल्यू फेयर वैल्यू हो जाएगा लोन का। ये देखो यहाँ पे इसको हम कैसे पुल करेंगे, किस रेट से?
10% से, 10% से पुल करेंगे, यानी कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। हम ये देखेंगे कि यदि हम इसी 10 लाख को मार्केट में इन्वेस्ट करते तो आज के डेट में हमें कितना पैसा पे करना चाहिए था, ताकि हमें 3 साल के बाद 10,000 रुपीज़ हमें मिल जाएगा। यानी कि मार्केट में हम किस उसका फेयर वैल्यू आज के डेट पे इनिशियली उसका इस लोन का फेयर वैल्यू कितना होना चाहिए एक्चुअल में। तो हम इसे पुल करेंगे। पुल करने के लिए 10 लाख रुपीज़ और इंटरेस्ट रेट 10% है 1.1, और 3 ईयर्स बैक जाना है हमें, 1 2 3, 7,51,314 के बदले हम क्या ले लेंगे, 5 ले लेते हैं राउंड ऑफ करके, क्योंकि 14.80 आ रहा है तो इसीलिए हम राउंड ऑफ करके 5 कर दिए यहाँ पे, यानी कि 7,51,315। ये फेयर वैल्यू ऑफ लोन एट जीरोथ ईयर, यानी कि इनिशियली जब हमने लोन अपने सब्सिडरी को दिया था उस वक्त उस लोन का फेयर वैल्यू इतना होना चाहिए। अब देखो हमने एक्स्ट्रा कितना पे किया है, 2,48,685। अब देखो ये जो नुकसान है, मान लो हमने कहीं और दूसरे जगह इन्वेस्ट किया होता, मार्केट में इन्वेस्ट किया होता अपने सब्सिडरी को ना दे करके, तो हमें इतना ही अमाउंट पे करना चाहिए था। इतना ही अमाउंट यदि हम आज मार्केट में इन्वेस्ट कर दे तब पर भी हमें 3 साल के बाद हमें 10 लाख रुपीज़ मिल जाएगा, और हम सब्सिडरी को आज के डेट में 10 लाख दे रहे हैं तब भी हमें 10 लाख रुपीज़ 3 ईयर्स के बाद हमें सब्सिडीज लौट आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो अमाउंट है, ये डिफरेंशियल अमाउंट जो है हम लॉस बियर कर रहे हैं। किसके लिए, क्यों हम लॉस बियर कर रहे हैं, हम जो होल्डिंग है क्यों लॉस बियर कर रहे हैं, ताकि हम अपने सब्सिडरी को हेल्प पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने सब्सिडरी को हेल्प कर रहे हैं। तो ये देखो ये हमें क्यों, इसे ना हम क्या करेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि जितने ईयर्स में हमने लोन दिया उस 3 ईयर्स में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। ये देखो 248,685 को ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, यानी कि 82,895, 3 ईयर्स में हम इसे ट्रांसफर करेंगे। अब इसका एंट्री क्या होगा, ये हम पहले हम इंटरेस्ट वाला टेबल बना लेते हैं, ये एज्यूम करते हुए कि हम इस सब्सिडी को नहीं दे रहे हैं, हम इनिशियली इतना मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। इनिशियल हमारा फेयर वैल्यू ऑन जीरोथ ईयर में फेयर वैल्यू कितना था, 751,315। इस पे यदि हम मार्केट में इन्वेस्ट करते तो इस पे हमें इंटरेस्ट कितना मिलता, 10%। और अमाउंट रिसीव्ड, हमने अमाउंट रिसीव्ड कितना किया ड्यूरिंग द ईयर। फर्स्ट ईयर में हमें कोई अमाउंट रिसीव नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन है। सेकेंड ईयर में भी कोई अमाउंट रिसीव नहीं होगा। थर्ड ईयर में हमें 10 लाख का 10 लाख रुपीज़ रिसीव हो जाएगा, क्योंकि हम अपने मार्केट में 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखो फर्स्ट ईयर में हमारा इंटरेस्ट कितने पे चढ़ेगा, इस पे यानी कि 7,51,315 पे 10% इंटरेस्ट चढ़ेगा। मार्केट इंटरेस्ट रेट 75,131.5, और इससे एम प्लस करेंगे तो 82,644.6.5। और ये जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, सेकेंड ईयर के लिए ओपनिंग हो जाएगा 82,644.6.5। इस पे हम 10% इंटरेस्ट चढ़ाएंगे सेकेंड ईयर का, तो हो जाएगा 82,644.65। इसको एम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 909,091.15। ये थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 909,091.15। इस पे हम 10% से इंटरेस्ट चढ़ाएंगे तो 90,909।
एम प्लस 10 लाख और 10 लाख को माइनस करेंगे तो यहाँ पे नील आएगा। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कर देंगे और ताकि हमारा ये वैल्यू नील आ जाए, अब राउंड ऑफ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये इससे क्या हुआ, इससे इसको क्या करेंगे ना हम, देखो ये हमने टेबल फॉर्म में बनाया जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बनाया था। इसे हम एक इस एल फॉर्मेट में भी बना सकते हैं जैसा कि इंस्टीट्यूट ने बनाया है। इसीलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। इनिशियली ओपनिंग कितना था फेयर वैल्यू ऑफ लोन, फेयर वैल्यू ऑफ लोन एट 0th ईयर, यानी कि इनिशियली इतना था। इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट एट द रेट 10%, 10% के रेट से हम इस पे इंटरेस्ट चढ़ाएंगे। तो यही आएगा इंटरेस्ट हमारा 75131.5 और ये 82646.5 हो जाएगा। फिर सेकेंड ईयर इंटरेस्ट एट द रेट 10%, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हम इस पे चढ़ाएंगे, तो इस पे हम 10% के रेट से इंटरेस्ट चढ़ाएंगे तो ये इतना हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 9। इस पे हम थर्ड ईयर इंटरेस्ट चढ़ाएंगे एट द रेट 10%, 90,909, यानी कि 10 लाख रुपीज आ जाएगा। और थर्ड ईयर में ही कैश पेड हम इसका लोन का रिपेमेंट कर देंगे, तो लास्ट में थर्ड ईयर के एंड में हमारा बैलेंस नील आ जाएगा। हमने क्या किया, इसी टेबल को हम एल फॉर्मेट में बना लिया। आपको जैसे आसान लगे आप बना लेना। पहले हमने क्या किया, इसको जो हमें कैश इनफ्लो होने वाला था अपने सब्सिडरी से, उसे हमने प्रेजेंट वैल्यू पे 0th ईयर पे पुल किया एट द यूजिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट। मार्केट इंटरेस्ट रेट 10% क्वेश्चन में दिया है, इससे हमने पुल किया जिससे कि हमारा फेयर वैल्यू ऑफ लोन एट द 0th ईयर आ गया। और इस फेयर वैल्यू ऑफ लोन को हमने जितना ग्रांट किया था पैसा सब्सिडरी को, यानी कि नॉमिनल वैल्यू जितना हमारा था लोन का, उससे फेयर वैल्यू को हमने डिडक्ट किया। ये हमारा लॉस आ गया। ये लॉस हम क्यों बियर कर रहे हैं, ड्यू टू होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। आप यदि अपने दोस्त को लोन देते हो तो उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आपने जो इतने का लॉस उठाया वो आप अपनी दोस्ती की वजह से उठाया। इसी तरह से XYZ लिमिटेड जो ये लॉस उठा रहा है, लॉस बियर कर रहा है, ये सब्सिडरी की वजह से, ताकि वो उसका सब्सिडरी अच्छे से काम कर पाए, इसीलिए उसे इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है। हाँ, अब हम इस पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए हमें ईच ईयर इंटरेस्ट कितना आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे दोनों के बुक्स में। हमने जो ये निकाला था उसका जर्नल एंट्री ये अपने बुक्स में क्या करेगा, XYZ लिमिटेड और ABC लिमिटेड दोनों अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा। इनिशियली जब ये लोन दिया होगा तो क्या कितने वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेगा, 0th ईयर पे। 0th ईयर पे क्या करेगा, ये इसने लोन दिया है तो इसके पॉकेट से पैसा गया होगा 10, और कितना पैसा गया होगा 10 लाख रुपीज का, तो ये टू बैंक अकाउंट करेगा कितने से, 10 लाख रुपीज से। और इसके बैंक में पैसा आया होगा तो ये 0th ईयर पे बैंक अकाउंट डेबिट करेगा। इतना तो हमें पता ही है। और लोन टू ABC को जो ये लोन दिया अकाउंट डेबिट, ये फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेगा। हाँ, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन यानी कि अकाउंट डेबिट, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन ABC
देखो ये फेयर वैल्यू लोन का जो अमाउंट है, इनिशियली मैंने क्या बताया था, इंड एस क्या बोलता है, इंड एस बोलता है कि इनिशियली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में फेयर वैल्यू पे दिखाया जाता है एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी को। तो इसके लिए तो फाइनेंशियल एसेट्स होगा, इसके लिए तो ये फाइनेंशियल एसेट्स होगा ना, ये जो लोन दिया है किसी को ये फाइनेंशियल एसेट्स होगा इसके लिए, तो इसे ये फेयर वैल्यू पे दिखाएगा। और फेयर वैल्यू इनिशियली हमने कितना डिटरमाइन किया था, 7,51,315, ये फेयर वैल्यू इनिशियली लोन का था। और ये जो बैलेंस था ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन था, यानी कि ये हम मान रहे हैं कि हम अपने दोस्ती की वजह से, यानी कि सब्सिडरी होल्डिंग रिलेशनशिप की वजह से इतना हम उसे हेल्प कर रहे हैं, असिस्टेंस कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसे, 248,685 ये आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, टू लोन फ्रॉम XYG लिमिटेड, लोन कितना पे दिखाएगा, फेयर वैल्यू पे, फाइनेंशियल लायबिलिटी, इसके लिए ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। टू इक्विटी, यानी कि ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन, फ्रॉम ABC XYG से कैपिटल कंट्रीब्यूट, जो कि इसका होल्डिंग कंपनी है, उसने इसे कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, कहीं ना कहीं कैपिटल के रूप में इसे कंट्रीब्यूशन दिया है। ये 0th ईयर में हो गया। अब फर्स्ट ईयर में क्या होगा, ये 0th ईयर में, फर्स्ट ईयर एंड में क्या होगा, फर्स्ट ईयर एंड में इंटरेस्ट चढ़ेगा इस पे। तो इंटरेस्ट जैसे हमने कैलकुलेट किया है, इंटरेस्ट जो चढ़ेगा तो इंटरेस्ट इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए इनकम हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, अपना लोन टू, यहाँ पे लोन का वैल्यू बढ़ रहा है ना, लोन का वैल्यू बढ़ रहा है इंटरेस्ट के जुड़ने से, तो लोन टू ABC लिमिटेड अकाउंट डेबिट 75,131, राउंड ऑफ कर लेंगे हम इसे, टू इंटरेस्ट अकाउंट, यानी कि ये इंटरेस्ट इनकम है इसके लिए, तो ये इंटरेस्ट इनकम ही दिखाएगा। ऑब्वियसली क्रेडिट हो रहा है इंटरेस्ट, तो इनकम ही होगा इसके लिए। तो ये लोन अकाउंट को डेबिट करेगा, इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा। अब ये क्या करेगा फर्स्ट ईयर पे सब्सिडरी, इसके लिए तो लोन ये एक्सपेंस, इंटरेस्ट जो है एक्सपेंस है, तो ये क्या करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 75,131 टू लोन फ्रॉम XYG, यानी कि लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा 75,131 से। हाँ, और सेकेंड ईयर में सेम एंट्री होगा, लोन टू ABC लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितने से, सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट चढ़ा था, 82,604, यहाँ पे हम राउंड ऑफ करके 5 कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं किया था तो यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिए। टू इंटरेस्ट अकाउंट कितने से, 82,645, ये क्या करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट इसके लिए एक्सपेंस है, तो ये डेबिट करेगा 82,645 टू लोन फ्रॉम XYG। लोन इसके लिए लायबिलिटी है, तो लोन इसके लिए भी बढ़ता जाएगा, और यहाँ भी लोन बढ़ते जा रहा है सेम अमाउंट से। चूंकि इसके लिए एसेट्स है तो ये डेबिट होगा, इसके लिए लायबिलिटी है तो ये क्रेडिट होते जा रहा है। थर्ड ईयर में क्या होगा, लोन टू ABC लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितने से, थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट रहा था, 90,909 टू इंटरेस्ट अकाउंट 90,909, यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 90,909 टू लोन फ्रॉम
XYG 90,909, ठीक है। अब थर्ड ईयर में एक एंट्री और होगा, ये कैश पेमेंट वाला। इसे कैश का लोन का रिपेमेंट हुआ, यानी कि लोन इसके पास पैसा आया होगा बैंक में थर्ड ईयर के एंड में, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से 10 लाख रुपीज टू लोन टू एबीसी को हमने जो लोन दिया था वो आ गया। अब इसने लोन का रिपेमेंट किया तो इसके बैंक से पैसा जाएगा और लोन वाला लायबिलिटी जो था वो एलिमिनेट हो जाएगा। लोन फ्रॉम XYG अकाउंट डेबिट कितने से 10 लाख से टू बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक का लोन का रिपेमेंट हो गया। ये हमारा सेकंड केस का एंट्री था, ये हमारा फाइनल एंट्री हो गया। यहाँ पे अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम तीसरा केस देखेंगे, थर्ड केस सिनेरियो। केस सी में क्या बोल रहा है, द लोन इज रिपेएबल व्हेन एबीसी हैज टू रिपे द लोन। अब क्या है ना, यहां पे सी में बोल रहा है कि जब सब्सिडरी के पास पैसा होगा तब वो अपने होल्डिंग कंपनी को यानी कि XYG को वापस करेगा पैसा। तो अब यहाँ पे टोटली XYG लिमिटेड पे है, यहाँ पे लोन रिपेएबल व्हेन ABC has fund to repay the loan। जब उसके पास फंड होगा तब वो रिपे करेगा। इस केस में क्या हो जाएगा, अब ये टोटली इट इज डिपेंड on the estimation of XYG Limited that loan will recovered within how much time period and accounting will be done accordingly। Estimation period of XYG Limited। सपोज मैं इंस्टीट्यूट का ही आंसर एक तरीके से लिखवा रहा हूं। सपोज XYG Limited estimates that loan can recovered at end of third year, then same accounting will be done as in case B। यहाँ कहने का मतलब क्या हो गया, जो ये जब सब्सिडरी के पास पैसा होगा तब वो लौटाएगा। तो ये टोटली XYG लिमिटेड पे छोड़ दिया गया है, इंडियास ने छोड़ दिया है कि आप डिसाइड करो कि आप कितना दिन में एक्सपेक्टेशन आपका है कि आप अपने सब्सिडरी से पैसा रिकवर कर लोगे और उसी के अकॉर्डिंग आप अकाउंटिंग करो। सपोज जैसे कि मैंने मान लिया कि 3 इयर्स में वो पैसा रिकवर कर लेगा
अपने सब्सिडरी से। तो ऑब्वियसली हमारा प्रीवियस जो हमने बी केस जो सॉल्व किया उसमें भी तो 3 इयर्स था रिकवरी का। ये देखो 3 इयर्स में पैसा रिकवर हो रहा था। यदि ये 3 इयर्स के जगह इसका एस्टिमेशन रहता कि 4 इयर्स में एस्टिमेट किया जाता, तो हम क्या करते, यहाँ पे फोर्थ ईयर में 10 लाख रुपीज़ इनफ्लो होता, तो इसको हम 4 साल बैक हम पुल करते। तो 4 साल बैक पुल करते तो इससे भी कम वैल्यू आता, इससे भी कम वैल्यू आता, जिससे कि हमारा ये डिफरेंस ज़्यादा आ जाता। और उस डिफरेंस को ओवर द पीरियड ऑफ 4th ईयर, या क्योंकि हमारा 4 ईयर रिकवरी पीरियड है, तो 4 ईयर में उसे डिवाइड करके उसे पीएल में चार्ज करते और उसके ही अकॉर्डिंग एस्टिमेट करते, जितना पीरियड एस्टिमेट किया जाता उसी के। यानी कि ये टोटली एस्टिमेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी पे है, यानी कि XYZ लिमिटेड पे है। अब एक बार हम देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया है। Ind AS 109 requires financial asset and liability are recognized at initial recognition at its fair value। मैंने बताया ना 109 के अकॉर्डिंग 109 बोलता है कि अपने फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी को इनिशियली उसके फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज इनिशियली एट इट्स फेयर वैल्यू। ठीक है, वो हम अपने फेयर वैल्यू पे ही रिकॉग्नाइज करेंगे। एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह का एडजस्टमेंट करते हुए इन अकॉर्डेंस विद द Ind AS फेयर वैल्यू मेजरमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी विथ अ डीम्ड फीचर्स, डिमांड डिपॉजिट इज नॉट लेस देन द अमाउंट पेएबल ऑन द डिमांड डिस्काउंटेड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम एंड अमाउंट कुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी पेड। ये है, इससे हमें कोई नहीं फर्क पड़ता है। यूजिंग द गाइडेंस ऑफ द लोन, ये बोल रहा है कि गाइडेंस वगैरह जो इस पे दिया गया है उसको भी हम कंसीडर करेंगे। सिंस लोन इज, सिनेरियो ए वाला बात किया जा रहा है। सिंस लोन इज रिपेएबल ऑन डिमांड, यानी कि रिपेएबल हो रहा है डिमांड पे, इट हैज़ फेयर वैल्यू इक्वल टू कैश कंसिडरेशन, यानी कि फेयर वैल्यू उस दिन का इक्वल टू कैश कंसिडरेशन। यानी कि मैंने बताया था ना कि जितना ही इनिशियली हम इसी को हम फेयर वैल्यू मान लेंगे, जब हम इनिशियली जितना हमने पैसा दिया था इसी को हम फेयर वैल्यू मान करके इस फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी को हम उसी कैश कंसिडरेशन पे ही रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि ये ऑन डिमांड है। यानी कि हम जब पैसा मांगेंगे तभी दिया जाएगा। तो उसे तो हम डिस्काउंट कर नहीं सकते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से, क्योंकि हम हो सकता है कि एक दिन के अंदर ही मंगा ले, तो एक दिन में क्या उसको डिस्काउंट किया जा सकता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही नहीं होगा उस पर, तो डिस्काउंट क्या करेंगे। हाँ, इसीलिए बोला जा रहा है कि ऑन डिमांड वाले केस में जितना हमने कंसिडरेशन लिया है या दिया है उसे ही हम एज अ फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे। द पेरेंट एंड सब्सिडियरी रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिस्पेक्टिवली, यानी कि पेरेंट XYZ लिमिटेड उसे फाइनेंशियल एसेट्स रिकॉग्नाइज करेगा। हमने क्या किया, फाइनेंशियल एसेट्स रिकॉग्नाइज किया और इसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी यानी कि ABC लिमिटेड इसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली एट द अमाउंट लोन गिवन, ये जो अमाउंट है लोन गिवन, जितना हमने लोन दिया था उसी पे फाइनेंशियल एसेट्स एंड उसी पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी हमने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है। गोइंग फॉरवर्ड नो इंटरेस्ट इज एक्रूड ऑन द लोन, यानी कि उस पे कोई इंटरेस्ट एक्रूड नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट फ्री लोन है। अपन रिपेमेंट, जब ये पैसा रिपेमेंट होगा, बोथ पेरेंट एंड सब्सिडरी रिवर्स एंट्रीज मेड एट द ओरिजिनेशन, यानी कि जो हम ऊपर एंट्री पास किए थे जब हमने लोन दिया था या लिया था उसको हम रिवर्स कर देंगे। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले एंट्री को रिवर्स कर दिया। जब हमने पैसा दिया था तो हमारे बैंक से पैसा गया है, और जब हम पैसा आएगा तो हम बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, और जो हमने फाइनेंशियल एसेट्स रिकॉग्नाइज किया था, डेबिट किया था, उस फाइनेंशियल एसेट्स को हम क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे पैसा जब हमने दिया आया था बैंक में तो डेबिट किया था, और यहाँ पे गया लोन का रिपेमेंट कर रहे हैं तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी बुक किया था और यहाँ पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी को राइट ऑफ किया जा रहा है। तो पहला सिनेरियो हमारा कंप्लीट हो गया, पहला तो सिंपल था। अब सेकंड केस सिनेरियो है, पेरेंट एंड सब्सिडरी रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिस्पेक्टिवली एट फेयर वैल्यू ऑन इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के को फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी को इनिशियली उसके फेयर वैल्यू पे ही रिकॉग्नाइज किया जाता है एज पर इंड AS 109 इनिशियली यानी कि 0th ईयर पे उसे फेयर वैल्यू पे ही मेजर किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द लोन अमाउंट एंड द फेयर वैल्यू इज ट्रीटेड एज इक्विटी कंट्रीब्यूशन टू सब्सिडरी। इसे फेयर वैल्यू और लोन अमाउंट जो हमने दिया था 10 लाख रुपीज़ और वो जो फेयर वैल्यू हम उसे पुल करके निकाले उसको हम क्या करेंगे, इक्विटी कंट्रीब्यूशन मानेंगे। दिस रिप्रेजेंट अ फर्दर इन्वेस्टमेंट बाय द पेरेंट इन सब्सिडरी। ये माना जाएगा कि पेरेंट ने सब्सिडरी में फर्दर इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो ये देखो यहाँ पे जो हम 10 लाख रुपीज़ था इसको हमने पुल किया था और ये इनिशियल फेयर वैल्यू आ गया 0th ईयर पे, और ये जो डिफरेंस आ गया इसे हम क्या ट्रीट किए थे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, 0th ईयर में कैपिटल कंट्रीब्यूशन हमने ट्रीट किया था और लोन को उसके फेयर वैल्यू पे पुल करके जो लाया गया था उस पर रिकॉग्नाइज किया था। बोथ यानी कि पेरेंट भी इसे फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज किया था फाइनेंशियल एसेट्स, और सब्सिडरी भी इसे फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज किया था। अब बैलेंस अमाउंट को कैपिटल कंट्रीब्यूशन मान लिया गया था और ये मान लिया गया था कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सब्सिडरी। यहाँ पे देखो ये एंट्री क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, यानी कि पेरेंट के बुक में क्या एंट्री हो रहा है। तो यहाँ पे देखो हम अपने एंट्री से इसको मैच कर रहे हैं। ये देखो पहला एंट्री इसने क्या पास किया है, लोन टू ABC लिमिटेड 7,51,000, लोन टू ABC लिमिटेड 7,51,315। डीम्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट इन ABC लिमिटेड या कैपिटल कंट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट हमने भी किया है 2,48,685 टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री हमारा सही है। ये एक्चुअली ना इसमें थोड़ा बहुत आपको लैंग्वेज में या यहाँ पे कहीं पे आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिख दिया है या इन्वेस्टमेंट इन ये लिख दिया वो चलेगा, ये अमाउंट सही होना चाहिए, ये अमाउंट में गलती नहीं होना चाहिए। हाँ ये थोड़ा बहुत चलता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जैसे मैंने बताया था कि लोन अकाउंट लोन टू ABC लिमिटेड 75,000, ये भी हमारा सही है टू इंटरेस्ट इनकम। फिर यहाँ पे बता रहा है थर्ड एंट्री लोन टू ABC लिमिटेड टू इंटरेस्ट 82,645, ये भी सही है। फोर्थ एंट्री यानी कि थर्ड ईयर में बता रहा है लोन अकाउंट डेबिट लोन टू ABC 90,909 टू इंटरेस्ट, ये भी हमारा सही है। और इसके बाद ये 90,000 वाला हमारा सही है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट एंट्री जो पेमेंट का रिकवरी था, रिपेमेंट हुआ था, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू ABC यानी कि 10 लाख रुपये, ये भी हमारा सही है। और ये यदि सही है तो ये हमारा सही होगा कि क्योंकि जस्ट इसका रिवर्स इसमें किया गया हुआ एंट्री। चलो फिर भी हम देख लेते हैं क्या किया गया। तो बैंक डेबिट हुआ, बैंक टू लोन फ्रॉम XYZ इक्विटी डीम्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये सेम अमाउंट है, ये भी एंट्री हमारा सही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लोन XYZ लिमिटेड, ये देखो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम XYZ लिमिटेड 75,131, ये भी सही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट 82,645 का, ये भी सही है। और इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 90,909, ये भी सही है। और फिर लोन का रिपेमेंट हो रहा है लोन फ्रॉम XYZ टू बैंक अकाउंट, ये भी हमारा सही है। अब इसके बाद ये लास्ट वाला जो पॉइंट था वो मैंने बताया था कि उसके एस्टिमेशन पे डिपेंड करता है जो जिसने लोन दिया है। अब ये देखो ये फॉर्मेट है ना, ये इंस्टीट्यूट ने जो दिया है इसी को हमने ऐसे यहाँ पे टेबल फॉर्म में मैंने बता दिया था, ये टेबल फॉर्म में ऐसे या
टेबल फॉर्म में ऐसे या एल फॉर्मेट में आप ऐसे कैसे भी निकाल सकते हो। इंस्टीट्यूट ने ऐसे करके लंबा चौड़ा दिया हुआ है, ये समझने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा और ये आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, शॉर्टकट में आप समझ जाओगे। अब देखो सी में क्या बोला है, जब लोन विच इज रिपेएबल व्हेन फंड्स आर अवेलेबल कैन नॉट बी स्टेटेड टू बी रिपेएबल ऑन डिमांड। इसे रिपेएबल ऑन डिमांड तो मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब होल्डिंग कंपनी इससे पेरेंट कंपनी मांगेगा तब वो देगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास पहले ही बोल दिया था कि जब हमारे पास फंड होगा तभी हम देंगे। रेदर द एंटिटी नीड टू एस्टिमेट द रिपेमेंट एंटिटी नीड टू estimate repayment date and determine its measurement according. If the loan is expected to be repaid 3 years, its measurement will be same as is scenario B. ये बोल रहा है कि ये एंटिटी को एस्टिमेट करना चाहिए कि कब तक रिपेमेंट किया जाएगा, और यदि यहाँ पे मान लिया जाए इफ लोन इज एक्सपेक्टेड टू बी रिपेड इन 3 ईयर्स, यानी कि 3 ईयर्स, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस सिनेरियो बी में बोला गया था, तो सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे कि हमने बी पार्ट में ऑलरेडी कर ही लिया है। इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट द लोन एंड इंटरेस्ट इनकम विल बी गेट नॉक्ड ऑफ एंड इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन इन ऑल 3 सिनेरियो, यानी कि क्या होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉन्ट्रा एंट्री जो होगा इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन वो एलिमिनेट हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। हेंस द एबव अकाउंटिंग विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। हाउएवर इफ द लोन इन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस विल बी कंटिन्यू टू द इम्पैक्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड AS 21। हमने क्या समझा यहाँ पे कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रा एंट्री होगा एक दूसरे का, सब्सिडरी का और होल्डिंग का। आप मान लो ना, आपने किसी को लोन, आपको किसी को पैसे देने हैं 1 लाख रुपीज और उससे पैसा रिकवर भी करना है 1 लाख रुपीज, तो कहीं ना कहीं ये आप नहीं बोलोगे ये सेटलमेंट कर लो। आप उसे एक बार पैसा दोगे फिर उससे पैसा लोगे तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगा ना। उसी तरह से क्या होगा, ये जो XYZ लिमिटेड और ये पेरेंट कंपनी जब अपने बुक्स में XYZ का बुक बनाए, बैलेंस शीट बनाएगा, इनकॉर्पोरेट करेगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगा पूरे ग्रुप का, तो क्या होगा, एक तरफ तो ये लोन दिखाएगा, लोन गिवन, और एक तरफ ये इनकॉर्पोरेट का लोन टेकन, यानी कि एक बार ये इसे फाइनेंशियल एसेट्स, एक बार उसे फाइनेंशियल लायबिलिटी दिखाना पड़ेगा, एक बार इसके बैंक से पैसा जाएगा और एक बार पैसा आएगा, तो यानी कि इफेक्टिवली नेट इफेक्ट इसका 0 हो जाएगा। इसलिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि यही ट्रांजेक्शन ए और XYZ और सब्सिडरी में ABC में यदि फॉरेन करेंसी में हुआ रहता, मान लो सब्सिडरी कहीं फॉरेन कंट्री में होता, तब उसका फॉरेन करेंसी का इम्पैक्ट उस पर होता और उसको हम इंड AS 21 के अकॉर्डिंग ट्रीट करते। बस एक बार हम इसे क्या करते हैं, ऑलरेडी ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया है, तो फिर भी हम इसे एक बार इसे वाइंड अप कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन पे बोला किया गया था XYZ लिमिटेड ने अपने सब्सिडरी को 10 लाख रुपीज लोन दिया और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कुछ नहीं है और विदाउट इंटरेस्ट फ्री है, और उस वक्त मार्केट का इंटरेस्ट रेट 10% था। तो इसमें 3 सिचुएशन दिया गया। पहला कि ऑन डिमांड, जब आप सब्सिडरी से पैसा मांगोगे तब वो वापस कर देगा। तो क्या होगा, सिंपल जैसे हम लोन देते हैं किसी को, तो हम लोन देते हैं तो क्या लिखते हैं, लोन अकाउंट डेबिट टू लोन टू ABC अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जब हमें पैसा आ जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट करते हैं। उसी तरह से सब्सिडरी अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, क्योंकि उसके पास सब्सिडरी के पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, और जब वो सब्सिडरी लोन का पेमेंट करेगा तो वो क्या करेगा, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उसके बैंक से पैसा जाएगा। अब क्या होता है सेकंड सिनेरियो में ये बोल रहा है कि लोन का पेमेंट 3 ईयर के बाद होगा और उस पर कोई इंटरेस्ट, हमें पता है कि इंटरेस्ट फ्री लोन है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। तो 3 ईयर्स में जो लोन मिला है, ये जो 3 ईयर्स में हमें पेमेंट मिलेगा, क्या उसको हम 3 ईयर्स बैक पुल करेंगे मार्केट इंटरेस्ट रेट से, और
उससे हमें पता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 109 के इंड AS 109 के अकॉर्डिंग हम इनिशियली फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटी को उसके फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। तो इसको हम अपने फेयर वैल्यू पे दोनों सब्सिडरी और पेरेंट्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे मेजर करेगा, और ये जो डिफरेंस आएगा उसे ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स इसे PL में एज ए इंटरेस्ट इनकम और सब्सिडरी इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाएगा। और ये जो और लास्ट में 10 लाख रुपीज़ का पेमेंट हो जाएगा, और वो दोनों अपने बुक्स में उसका एंट्री करेगा, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से यहाँ पे ये दोनों के बुक्स में हमने पास कर दिया है एंट्री। और सी वाला जो था उसमें पेरेंट अपना एस्टिमेशन करेगा कि कितना पीरियड में हमें पेमेंट को रिकवर कर सकते हैं, लोन को रिकवर कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा। यदि हमने सपोज मान लिया कि 3 ईयर्स में वो उसका एस्टिमेशन है कि 3 ईयर्स में लोन की रिकवरी की जा सकती है, तो उसने 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग जैसे हमने बी में अकाउंटिंग किया वही हमारा अकाउंटिंग हो जाएगा।